Hello students, welcome to SS classes. Today we are going to discuss about the very interesting chapter of your syllabus, that is tissue. In chapter cell, I discuss with you regarding the cell in detail. In that we discuss about the structure and the function of cell in detail and its various parts. So children, in this chapter we are going to discuss about the tissues in detail. So children, before discussing tissue in detail, you should know how an organism is organized. So organism consists of the various organs which works in a coordination together. Say for example, the digestive system in our body, the nervous system in our body, circulatory system in our body, our muscles, gland. So these various parts of our body work together. बच्चों ऐसा नहीं है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक अलग से काम करता है जिसका आपके नर्वस सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं है. आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब जिस सिस्टम से हम ब्रीदिंग करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, वो वाला सिस्टम. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जिसमें आते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स, देयर वर्किंग, ये सिस्टम. सो दो सिस्टम अलग अलग काम करते हैं. ऑफकोर्स वो हम मानते हैं कि अलग अलग फंक्शंस है, बट ऐसा नहीं है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं या रेस्पिरेटरी सिस्टम का सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई रिलेशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. सो दिस ऑल organs in our body work together in order to achieve a particular function, we can say. So various functions are carried out in our body by the various organs, and this phenomenon is known as division of labor. So division of labor मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. अब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन करते वक्त वहां पे एक ही टाइप के लेबर्स नहीं होते हैं. कुछ लेबर्स ऐसे होते हैं जो ब्रिक्स कैरी करने का काम करेंगे, कुछ लेबर ऐसे रहेंगे जो सीमेंटिंग करेंगे, वॉल डेवलप करने का काम करेंगे, कुछ ट्रांसपोर्टर्स रहेंगे जो मटेरियल यहाँ से वहाँ लाएंगे, इलेक्ट्रिशियंस वहाँ पे लगते हैं, पेंटर्स वहाँ पे लगते हैं, मतलब अलग अलग फील्ड के लेबर्स वहाँ पे लगते हैं. सो हमारे बॉडी में भी वैसे ही है. हमारे बॉडी के अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम्स है, ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स अलग अलग फंक्शन करते हैं. एंड ऑफ कोर्स उनका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ देयर टिश्यू, स्ट्रक्चर ऑफ देयर सेल, ये सारी चीज़ें भी अलग अलग है. अगर हम बात करते हैं कि हमारा हार्ट और हमारा लीवर, सो हार्ट के जो टिश्यूज़ है उनका स्ट्रक्चर भी अलग रहेगा, फंक्शन भी अलग रहेगा. हमारे बॉडी का लीवर, सो लीवर के सेल्स का शेप, उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन अलग अलग रहेगा. बट ओवरऑल हमारे बॉडी के ये सारे फंक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ कैरी आउट होते रहते हैं, और ये सारे एक्टिविटीज जो है ये कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन. सो इन अवर बॉडी दिस वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स वर्क्स इन ए कोऑर्डिनेशन, एंड the tissues and the cells of these various organs have various structure and perform the different function, and this phenomenon is known as division of labor. Now if we talk about a particular organ, for example heart, so all the cells of the heart are similar in structure, but if we compare cells of a heart with the cells of liver, then you will observe the differences. मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन, उसके अगर हम टिश्यू और उसके अगर हम सेल की बात करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो सारा आपको सेम दिखेगा कि हार्ट के सारे सेल्स लगभग सेम हैं और ये एक साथ काम कर रहे हैं टू अचीव अ कॉमन फंक्शन. वैसे अगर हम लीवर के टिश्यूज की बात करेंगे तो लीवर के टिश्यूज, उनके सारे सेल्स, इनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा और फंक्शन भी उनका सबका सेम है. बट अगर हम लीवर के सेल्स को कंपेयर करेंगे हार्ट के सेल से, तो उनमें सिमिलैरिटी नहीं है. मीन्स इफ यू टॉक अबाउट अ टिश्यू ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन, so that tissue contain all the cells which are same in structure and perform same function. So children, how an organism is organized? The tissue form is made up of the many cells. Means with many cells when joined together, it form a patch of which containing a multiple layers of the cells, and that is nothing but the tissue. Now this tissue organized to form an organ, and various organs organized to form an organ system,
and these various organ systems organized to form an organism. मतलब हमारा बेसिक यूनिट जो है वो क्या है, सेल है. सो बहुत सारे सेल्स जब एक साथ आते हैं तो बन जाता है टिश्यू. जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आ जाते हैं तो बन जाता है ऑर्गन. बहुत सारे ऑर्गन्स जब एक साथ काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो ऑर्गन सिस्टम है. और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के बन जाता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म. सो ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो इसमें पार्ट्स आते हैं सेल, सेल फॉर्म्स टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन फॉर्म्स organ system, and organ system forms an organism. So out of this all parts, today in this chapter we are going to discuss about the tissue. In this chapter we are going to discuss about the tissue in detail. So let us revise what I taught till now. So we discuss about the division of labor, that is the various organs in our body shows a various function, as well as the cells of these tissues and these organs are different. They have the different structure and they perform different function. Apart from that, we discuss about the organization of an organism. Now children, let us discuss what is tissue actually is. So tissue is nothing but group of cell. Tissue is nothing but group of cell which contain all the cells which are similar in structure and work together to achieve a common function. So देखो definition क्या है. The biological tissue is a collection of interconnected cells. जब बहुत सारे सेल दूसरे से interconnect हो जाते हैं, one cell is connected to another, this another is connected to one more cell. So in this way the layers of the cells are formed. So that is the tissue where the cells are interconnected with one another that perform a similar function. So whatever the cells are there in that tissue, they all carry out a similar function with an organism, within an organism. So this tissue is nothing but a group of cells which contain all the cells which are similar in structure and carry out a particular function together. For example, heart. So all the cells of the heart are similar in structure, and when they are interconnected, it forms a tissue of the heart, and all cells in that tissue carry out a same function. So what is the function of the heart? Heart is the pumping organ of our body. So जब ये सारे cells contract and relax होंगे, actually ये जो heart के cells है ये muscle fibers है. सो ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, जिसका आपका हार्ट जो है वो बीट करता है. कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मतलब ये सारे सेल्स जब एक साथ एक पर्टिकुलर फंक्शन कैरी आउट करते हैं तो पूरा ऑर्गन अपना फंक्शन कैरी आउट करता है. सो टिश्यू इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ अ सेल इन विच all cells are similar in structure and carry out a particular function. So children, in this chapter, apart from learning definition of the tissue, we are going to discuss the plant tissues in detail and animal tissues in detail with their types. So before discussing their types, their structure and the function in detail, we should learn what is difference in between the plant tissue and animal tissue is. So children, basically you know what is difference in between the plant tissue and animal tissue. Till now you know the difference between plants and animals. Apart from that, you know the difference between plant cell and animal cell. So that difference we learn in the chapter cell, that is plant cell and animal cell. In this chapter we are going to discuss about the difference between plant tissue and animal tissue. So basically what difference you know about the plants and animals, children? So we know that plants are stationary, that is they are fixed to one place, they cannot move here and there, while animals are locomotory, means they can move here and there, they can change their place. So what is first difference? Plant tissues are organized in such a way that they are fixed to one place, they are sedentary. Sedentary का मतलब क्या होता है? They are fixed to one place.
दे आर नॉन लोकोमोटरी. नॉन लोकोमोटरी मतलब वो मूवेबल नहीं है. सो देयर टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन सच वे दैट they are fixed to one place, and hence from that place they can absorb the nutrient from the soil. Children, we are animal, so can we absorb the nutrient from the surrounding? Can we absorb the nutrient from the soil? No, because our body is organized in such a way that we can intake the food in our body, and hence the food get digest later on and then get absorbed. So our body is organized in that way, and plant tissues are organized in that way, so they can absorb the nutrient from the soil. Second difference, plant tissues are organized in such a way that so they can prepare their own food with the help of sunlight by the process of photosynthesis. But we cannot synthesize our own food. Rather, we are depend on अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड. हम जो है हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, सो हम हमारा खुद का फूड खुद नहीं बना सकते हैं. ठीक है, सो फोटो ऑटोट्रॉप्स भी हम नहीं है, ना कि हम केमो ऑटोट्रॉप्स है. तो हम जो है हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से, जो हम अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है. हम प्लांट्स को खा सकते हैं कुक करके, हम जो ओमनिवोर्स होते हैं फाइन, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो नॉन वेजिटेरियंस है, सो नॉन वेजिटेरियन जो है वो एनिमल्स भी ईट करते हैं. सो इस तरीके से हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है कि हम फूड बॉडी के अंदर लेके उसको डाइजेस्ट करेंगे. मीन्स इन अवर बॉडी, इन एनिमल बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर टू डाइजेस्ट द फूड, while plants do not have digestive system. ये बेसिक डिफरेंस हमको अब तक के लिए पता है. तो इसके अलावा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं हम ये देखते हैं. So children, the first difference in between the plant tissue and the animal tissue is plant organization is targeted towards the stationary habits of the plant. As I told you, the plant body is organized in such a way that plants are fixed to one place, and from there only they can absorb the nutrient. So stationary means they are fixed to one place. Tissue organization is targeted towards the mobility of an animals. So बच्चों animals जो है उनकी body कैसे organized की है कि वो locomotion कर सकते हैं. Because एक बैठे बैठे जगह पे तो खुद का food खुद नहीं बना सकते, उनको locomotion तो करना ही है. They have to move in search of food, in search of shelter, in search of mate. So उनको move करना ज़रूरी है. इसीलिए animals को क्या दिए है muscles. तो ये मसल्स की वजह से एनिमल्स क्या कर सकते हैं मूवमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपल. प्लांट बॉडी, प्लांट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरी सिंपल फैशन, व्हाइल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. lot of organ systems are there and their complex function is there. So animal tissues are complex in structure and perform complex function. So their organization is complex while their organization is very simple. Third difference, many of the tissues are dead. For example, cork. Most of the tissues in plant body contain dead cells. फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट का हम आउटर पार्ट देखते हैं बच्चों, जिसको हम बार्क ऑफ द ट्री भी बोलते हैं या फिर जिसको हम सिंपली कॉर्क बोलेंगे. सो ये जो वुडी स्टेम होता है, जो वुडी पार्ट होता है स्टेम का, दैट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स. नॉट ओनली आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट चिल्ड्रन, अपार्ट फ्रॉम आउटर पार्ट, इनसाइड द स्टेम ऑल्सो देर आर प्रेजेंस ऑफ डेड सेल्स. मैं आपको एक शॉर्ट व्यू बताती हूँ कि डेड सेल्स प्लांट की बॉडी में इनसाइड स्ट्रक्चर में कहाँ पे हो सकते हैं. सो स्टूडेंट, आपको ये डायग्राम दिख रहा है. सो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम. मतलब एक स्टेम हमने लिया, उसको हमने हॉरिजॉन्टली कट कर दिया है और उस स्टेम को अभी हम ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं टॉप व्यू से. तो आपको वहां पे क्या क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि आउटर पार्ट है. अगर ये ग्रीन स्टेम है तो उसका आउटर पार्ट जो रहेगा वो ग्रीन, दैट इज बिकॉज ऑफ द इपिडर्मिस, वो ग्रीन आपको दिखेगा. लेकिन अगर ये वुडी स्टेम है तो आपको ये आउटर पार्ट जो है आपको दिखता है कि वहां पे कॉर्क है, डेड सेल्स है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रेड कलर से इंडिकेट किए
ये आपके एनसीईआरटी की ही डायग्राम है। आपके एनसीईआरटी के टिश्यू चैप्टर के 3rd पेज पे ये डायग्राम आपको दिख सकता है। सो वहां पे आप देखो बच्चों कि यहाँ पे जो रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है, द पार्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेड कलर दैट आर कंप्लीटली डेड टिश्यूज इनसाइड द प्लांट बॉडी। ये अंदर का स्ट्रक्चर है, इनसाइड स्ट्रक्चर है जहां पे डेड टिश्यूज है। आउटर तो रहेगा ही, जो कॉर्क है, बार्क ऑफ द ट्री है, डेड है ही, बट इसके अलावा प्लांट के अंदर भी, बॉडी के अंदर भी डेड टिश्यूज वहां पर है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो एक पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट। सो इतना वाला पार्ट हम और ज्यादा जूम करके देख रहे हैं, तो और जूम करने के बाद आपको क्या दिख रहा है, आपको ये रीजन दिख रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर आपको ग्रीन कलर इंडिकेट किया गया है वो सारे लिविंग सेल्स है, और जहां जहां पर आपको रेड कलर इंडिकेट किया गया है इस फिगर में, वहां पर सारे डेड टिश्यूज है। अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कौन से टिश्यूज है, इनका नाम क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम एक्चुअली ये टॉपिक पढ़ेंगे। अभी मुझे सिर्फ आपको क्या बताना है बच्चों कि नॉट ओनली प्लांट आउटर बॉडी कंटेन द डेड सेल्स बट ऑल्सो इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट हैव द डेड टिश्यूज देयर। सो ये जाइलेम जो है ये डेड टिश्यूज है, ये पेरिसाइकिल है जहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा होते हैं, ये सारे डेड टिश्यूज है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपने फ्रूट्स तो खाए ही होंगे ऑफ कोर्स। सो आप जब एप्पल को कट करते हैं, सो एप्पल को कट करने के बाद जहाँ पे सीड्स होते हैं उसके आजू बाजू वाला पार्ट आप ऑब्जर्व करो। सो सीड्स के आजू बाजू वाला जो पार्ट होता है वो क्वाइट हार्ड आपको दिखता है। सो ये जो पार्ट है जो क्वाइट हार्ड आपको दिखता है, जो हम खा नहीं सकते, खाएंगे भी तो आपको कड़वा लगेगा। तो ये जो सीड का आउटर कवरिंग है जो हार्ड है, वहां पर भी प्लांट के डेड सेल्स ही है जिनको हम बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। अभी ये वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, और हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको ये बाय द टाइम धीरे धीरे ये टॉपिक्स आपको क्लियर होते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको फिलहाल के लिए क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि प्लांट के आउटर पार्ट के अलावा भी प्लांट का जो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है, सो दैट ऑल्सो कंटेन द डेड सेल्स। अब हम एनिमल बॉडी को इमेजिन करो। अब हमारी बॉडी में ऐसा कोई पार्ट है बॉडी के अंदर जहां पे डेड टिश्यूज है, डेड सेल्स है? नो। इनसाइड द एनिमल बॉडी देयर आर नो प्रेजेंस ऑफ डेड टिश्यूज, डेड सेल्स। सो इन अवर बॉडी, in animal body there is no demarcation of living and non-living cells, but in plant body there is a demarcation of dividing and non-dividing tissue, the dead tissues and the living tissues. So growth is confined to certain areas only. There is a demarcation of dividing and non-dividing tissue. Children, plant में ऐसा नहीं है कि ऑल पार्ट्स प्लांट्स के ग्रो हो सकते हैं। फिर आप बोलोगे मैम आप ऐसे कैसे बता सकते हो, रूट्स भी तो ग्रो होते हैं, स्टेम भी तो ग्रो होते हैं, लीव्स भी तो ग्रो होते हैं, वो ग्रोथ अलग एंड द रीजन्स ऑफ द ग्रोथ, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। मतलब प्लांट जो है वो सारे पार्ट से ग्रो नहीं होते हैं, उनके बॉडी में स्पेसिफिक रीजन से वही से प्लांट ग्रो हो सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो उसके रूट का जो टिप है और उसका शूट का जो टिप है, रूट तो आपको पता ही है, शूट मतलब स्टेम का सबसे टॉप मोस्ट रीजन। सो वो जो टिप्स होते हैं, शूट टिप्स एंड रूट टिप्स, इन्हीं पार्ट में ग्रोइंग सेल्स है। मतलब जब प्लांट के सेल्स, प्लांट के टिश्यूज जब ग्रो होते हैं, सो आफ्टर देयर ग्रोथ वो परमानेंट भी हो जाते हैं। सो पहले वो ग्रो होंगे, मैच्योर होंगे, लेटर ऑन वो क्या हो जाएंगे, परमानेंट। जब वो परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे उसके बाद उनमें ग्रोथ होगी नहीं, लाइफ टाइम प्लांट के थ्रू आउट द लाइफ वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। सो वो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, और परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो नॉन ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं, वो ग्रो नहीं होते हैं। फिर भी आपको दिखता है कि प्लांट ग्रो होती रहती है। सो प्लांट कैसे ग्रो होती रहती है, बिकॉज ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से, हम डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टॉपिक में, बट फिर भी आपको शॉर्टली उनके नाम बता देती हूँ। एक अपाइकल मेरिस्टेम है, एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, एंड थर्ड इज द लैटरल मेरिस्टेम। सो दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। हियर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दैट प्लांट डू नॉट ग्रोज इक्वली फ्रॉम ऑल साइड्स। Plant shows growth from specific regions only, such as tip of the shoot, tip of the root। एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी फिलहाल के लिए याद रख सकते हैं।
अब बात करते हैं एनिमल की। सो ग्रोथ इन एनिमल इज यूनिफॉर्म ग्रोथ है, मतलब बॉडी के अंदर का कोई भी पार्ट ले लिया तो बॉडी के बाहर के पार्ट तक एनिमल की बॉडी इक्वली ग्रो होती है, यूनिफॉर्मली ग्रो होती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई टिप से ही ग्रो होगा या बॉडी के कोई स्पेसिफिक रीजन है वहीं से एनिमल की ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं। बॉडी के अंदर के ब्लड के सेल्स, सारे टिश्यूज के सेल्स, ऑर्गन्स, एवरीथिंग ग्रोज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म ग्रोथ है। ऑल पार्ट्स, ईच एंड एवरी सेल इज अ डिवाइडिंग सेल इन एनिमल बॉडी। तो प्लांट के जैसा नहीं है कि सिर्फ टिप से ग्रो होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फिंगर के टिप से, सो सिर्फ ये फिंगर के टिप से ही हमारी ग्रोथ होगी। तो ऐसे लंबे लंबे फिंगर्स हो रहे, ये ईयर के लोब से, तो ऐसे ईयर के लोब से ये पॉइंट से ऐसे ग्रो हो रहे। ये नोज है, नोज का टिप है तो ऐसे ही ग्रो हो रहा, ऐसा नहीं है। सो इन एनिमल बॉडी जो हमारी ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह से ग्रोथ होगी। ईच एंड एवरी सेल जो है आपका वो ग्रोइंग सेल है। फाइन, सो ये एक डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, लेस मेंटेनेंस energy required. The consumption of energy in the plant tissue is very less. Plants locomotory नहीं है, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, उनके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी स्लो है, तो इनका जो एनर्जी कंजम्पशन है तो वो कंपैरेटिवली बहुत स्लो है। बट ये जो एनिमल है, सो एनिमल का जो एनर्जी कंजम्पशन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ईच एंड एवरी सेल, because animals are locomotory, they are continuously performing movements, the internal organs movements happens continuously, so it consumes lot of energy. So animal tissues consumes lot of energy. Next difference, plant grows continuously throughout the life. Plant के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, they shows growth continuous throughout the life. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, they are keep on growing and plant size increases. But in animals, after reaching maturity stage, the animal do not shows further growth. Now in case of animal, there are two types of the growth: physical growth and reproductive growth. So once the animal comes to the maturity, then their physical growth stop and their reproductive growth start. अब जैसे कि हम प्लांट की बात करते हैं, जब तक प्लांट का लाइफ स्पैन है वो बढ़ते ही जाएगा, उसके ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे, टिप्स ग्रो होते ही रहेंगे, ऐसे है। लेकिन एनिमल का वैसा है क्या? नहीं। हमारे जो फिजिकल ग्रोथ है, मतलब हाइट कितनी बढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल मसल्स की ग्रोथ, बोन्स कितने लॉन्ग होने हैं, ये जो ग्रोथ है ये पर्टिकुलर एज तक रिस्ट्रिक्टेड है। जिससे कि हम हमारी बात करते हैं, सो मैच्योरिटी का स्टेज आता है बॉयज एंड गर्ल्स में लगभग 11 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स तक के बीच में। सो मैक्सिमम 16 या 18 ईयर्स तक आपकी फिजिकल ग्रोथ हो सकती है, उसके बाद फिजिकल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। मतलब बोन का इलॉन्गेशन है, फिजिकल ग्रोथ, हाइट बढ़ना है, ये स्टॉप हो जाता है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सो वैसा प्लांट के केस में नहीं है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी साइमल्टेनियस चलते रहेगा और इसका कंटिन्यूअस फिजिकल ग्रोथ भी होता रहेगा। सो ये जो डिफरेंसेस है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू। ये जो टॉपिक है बच्चों, इसके ऊपर 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 मार्क के क्वेश्चन में 2-3 मार्क्स के लिए इस टाइप पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सो ये आपको याद रखना है। सो लेट अस डिस्कस द प्लांट टिश्यू in detail first. So children, here is the big flow chart of the plant tissue. बिल्कुल डरना नहीं है, ये आपको दिखता है कि ये बहुत बड़ा है। इससे बड़ा और फ्लो चार्ट हम एनिमल टिश्यूज का पढ़ने वाले हैं, लेकिन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल बोर नहीं होने वाला है। और ये जो हम टिश्यू सारे पढ़ने वाले हैं, इनके स्ट्रक्चर, फंक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप ध्यान देके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे जैसे हम ये डिस्कस करते जाएंगे एक एक टिश्यूज इन डिटेल, सो ये नाम भी आपके साइमल्टेनियसली लर्न होते जाएंगे। अभी बिल्कुल प्रेशराइज होना नहीं है कि ये क्या नेम्स है या न्यू नेम्स है, सारे कितने कॉम्प्लेक्स है, अपाइकल, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये कैसे याद रहेगा मैम? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, ये वर्ड्स हम बार बार बोलते जाएंगे, तो ये अपने आप आपके दिमाग में ये सारे वर्ड्स फिट हो जाएंगे। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट टिश्यूज इन डिटेल।
So this plant tissue, children, first basically divided into two types. One is meristematic tissue, which are also called as dividing tissue, and second is permanent tissue. Permanent tissues are the नॉन डिवाइडिंग टिश्यू. ये डिवाइड नहीं होंगे, ये परमानेंट है. जिस स्ट्रक्चर और जिस शेप में ये है बस उसी में ये फिक्स्ड है. लाइफ टाइम प्लांट के ये बाद में वापस ग्रो नहीं होने वाले हैं. सो दे आर द नॉन डिवाइडिंग एंड परमानेंट टिश्यू. अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है ये 3 टाइप के हैं स्टूडेंट. अपाइकल मेरिस्टेम, lateral meristem and intercalary meristem. These 3 different type of meristems are located at the 3 different region in the plant. See, as its name indicate, apical means located at the tip of the shoot and root. अब ये जो है lateral, ये stem के बीच में होता है. So ये stem का diameter increase करने के लिए help करेगा. इसका स्ट्रक्चर फंक्शन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अभी मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ फ्लो चार्ट का ओवरव्यू. अब ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये जो लीफ के बेस में रहेगा. सो यहाँ पे लीफ फॉर्मेशन इंटरनोड्स में बेसिकली होता है. सो जहाँ से लीव्स डेवलप होंगे, ब्रांचेस डेवलप होंगे. सो ये हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सो ये 3 रीजन से प्लांट इस तरीके से ग्रो होते रहता है. अब ये जो टिश्यूज है ये नॉन ग्रोइंग है, ये ग्रो नहीं होंगे, बट दे हैव अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द प्लांट बॉडी. So this simple permanent tissues and complex permanent. Very simple is there. Why they are called simple? Because their cells are simple. They are made up of only one type of cell. ये पूरी की पूरी टिश्यू जो है, ये पूरी की पूरी टिश्यू सिंगल टाइप के सेल से बनी हुई है. जैसे कि हम सिंपल में समझो हम स्क्लेरेनकाइमा की बात कर रहे हैं. सो स्क्लेरेनकाइमा के जितने भी सेल्स है ये सारे के सारे सेम दिखेंगे आपको और सेम फंक्शन कैरी आउट करेंगे. So they are very simple in structure and made up of single type of the cell and carry out single common function. Well, complex as their name indicate, they are complex. It means these tissues, these permanent tissues are made up of many type of cell. Single tissue consists of various type of cell and each type of cell perform different function. So if we talk about the particular complex tissue, so that particular complex tissue contain 4 to 5 various kinds of cell, and this different cells carry out different function. So its overall function is complex, and hence the name is given complex. That's simple. Now this simple tissue is further classified into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and protective tissue. So their structures are different. Each and every tissue's function is again different. That also we are going to study in detail. And this complex tissue is further classified into xylem and phloem. So children, this xylem vessel conduct water in the plant body, and this phloem tissue conduct food in the plant body. So especially these complex permanent tissues are conducting tissue. They conduct something in the plant body. So they are also called as the vascular bundle. That also we'll study in detail. So children, let's start with the meristematic tissues. So children, here is your NCERT diagram where the location of various meristematic tissues is shown. So here you can see the 3 meristematic tissues are represented in this diagram. See, apical meristem. Apical stands for apex. Means these tissues are present at the tip of the shoot and tip of the root. और अगर ये टिश्यूज टीप में प्रेजेंट है तो ये क्या इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे बच्चों प्लांट बॉडी में? ये इंक्रीज करेंगे लेंथ ऑफ द शूट एंड रूट. शूट का लेंथ बढ़ाना है, उसको से इलोंगेटेड करना है, या फिर रूट की लेंथ बढ़ानी है. सो उसके लिए जो मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम. सो लोकेशन ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम इज एट द टिप ऑफ शूट एंड टिप ऑफ रूट, एंड इट्स फंक्शन इज इट इंक्रीजेस लेंथ ऑफ द प्लांट पार्ट. सेकेंड आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर लोकेटेड इन द internodes of the stem, and from there the new leaves formation and the new branch formation takes place. So what is their location? In the internode, or you can write
at the base of the leaves, and what its function is, it helps in the formation of leaves and branches on the stem. Let us see third, that is lateral meristem is located in the cambium. अब cambium ये क्या है, ये देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके आपको बताया है, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये कैम्बियम है। अब ये यहाँ पे आपको ऐसे लाइंस दिख रहे हैं क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अगर हम स्टेम को हॉरिजॉन्टली कट करेंगे और उसको टॉप व्यू से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि वहां पर ये कैम्बियम सर्कुलर शेप में है। तो ये कैम्बियम पूरा ऐसे सर्कुलर शेप में, लाइक दिस सर्कुलर शेप। और इसको अगर हम ऐसे क्रॉस करके देख रहे हैं तो आपको ये कैसे दिख रहा है कि ये सिंगल ऐसे लाइन से, ये लंबे लंबे ऐसे लाइंस नहीं है। ये कैम्बियम ऐसा एक सर्कुलर, एक सिलेंडर टाइप ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें होते हैं लैटरल मेरिस्टेम। सो व्हाट इज लोकेशन ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम? इन द कैम्बियम, कैम्बियम ऑफ द रूट, कैम्बियम ऑफ द स्टेम एज वेल एज कैम्बियम ऑफ द लीफ। अब लीफ का कैम्बियम कहाँ पे होता है बच्चों? देखो आपने लीफ को ऑब्जर्व किया है, सो लीफ को ऑब्जर्व करने के बाद उसके अंदर आपको एक लाइन दिखती है, ठीक है, लीफ मिडरिब हम जिसको बोलते हैं। सो ये जो लाइन होती है इसके बिल्कुल सेंटर में ऐसा पूरा सिलेंड्रिकल, पूरा लॉन्ग, रूट से लेके पूरा लीव्स तक ये कैम्बियम होता है। एंड इन दैट कैम्बियम द लैटरल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड। सो व्हाट इज फंक्शन ऑफ द लैटरल मेरिस्टेम? इट इंक्रीजेस गिर्थ। गिर्थ का मतलब क्या होता है? डायमीटर। स्टेम का डायमीटर है, रूट का डायमीटर है, इवन लीफ के अंदर का जो लाइन है, लीफ मिडरिब, उसका डायमीटर इंक्रीज करना है। सो उसके लिए ये लैटरल मेरिस्टेम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। So this is about the type of the meristematic tissue, that is the growing tissue which grows continuously throughout their life. So these are the apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem with their location and function. In my next lecture, I'll explain you about the permanent tissues in detail, simple permanent and complex permanent. So this is about my today's lecture, children. If you like my video, please don't forget to like and subscribe. So thank you.